आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक। जब हम प्रौद्योगिक कारक की बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारे समझ में आता है नए नए आविष्कार। वो आविष्कार जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो रेल का आविष्कार हो, चाहे वो रेलगाड़ी का आविष्कार हो, या फिर बस का आविष्कार हो, या कार का आविष्कार हो, यातायात के साधनों से संबंधित बातें, संचार के साधनों से संबंधित बातें, हमारे दिन प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली वस्तु के आविष्कारों से संबंधित, जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। आज से अगर हम 1000 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास कृषि करने के लिए बहुत अच्छे साधन नहीं थे। हमारा बैलों से कृषि होती थी, हल से कृषि होती थी, लेकिन आज हमारे पास ट्रैक्टर है। पहले हम बैलगाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, आज हमारे पास रेलगाड़ी है, हमारे पास मेट्रोज है, हमारे पास हवाई जहाज़ है। इसके साथ साथ हम पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो उसमें हमको समय लगता था। आज हम दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन से बात कर रहे थे, और वर्तमान समय में तो गूगल मीट, जूम, इन सब के ज़रिए बातें करते हैं। हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, यानी हम एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। इन सभी प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। इनका सीधा प्रभाव हम मनुष्य के जीवन के साथ साथ समाज पर पड़ता है, और इससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रौद्योगिकी में अनेक स्तरों से गुजरी हुई है, अर्थात सरल से जटिल की तरफ गई है। जब मनुष्य को आवश्यकता हुई, उसने अपने कौशल के अनुसार, यानी जितनी उसमें कौशल था उसके हिसाब से उसने नए नए आविष्कार किए। आवागमन के साधनों में वृद्धि की, संचार के साधनों में, उत्पादन के साधनों में, खनन आदि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को विकसित करता रहा। मतलब मनुष्य ने अपने कौशल के आधार पर नई नई चीज़ों को जन्म देता रहा, और उसी के अनुसार सामाजिक संगठनों में भी परिवर्तन करता रहा, या कहा जाए सामाजिक संगठनों में भी उसी के अनुसार परिवर्तन होता रहा। प्राचीन काल में सामाजिक संगठन बहुत सरल तरीके के थे, वहाँ पर कोई जटिलताएं नहीं थी, और प्रौद्योगिकी भी जो भी थी वो भी सरल तरीके थी। कृषि कार्य होता था पशुओं के आधार पर, पशु का प्रयोग हल में प्रयोग किया जाता था और उससे खेती होती थी, अर्थात पशु की शक्ति पर ही आधारित पूरी कृषि व्यवस्था थी, जिससे सामाजिक व्यवस्था जो गांव में और कृषि के रूप में दिखाई पड़ती थी। हाथ से चलने वाली मशीनें थी, चरखा काटना, कुम्हार की बात है, लोहार की भट्टी की बात है, वो सारी चीज़ें सरल प्रौद्योगिकी से संबंधित थी। यानी कहने का मतलब आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले ऐसी स्थिति थी। आज हमारे पास विशाल कल कारखाने हैं, जटिल संचार प्रणाली है, उच्च कोटि के आवागमन के साधन हैं, रेल है, मेट्रो है, ट्राम है। आज हमारे पास ऐसी ट्रेन्स भी आ गई जिनकी स्पीड 400 से अधिक है, यानी हम अगर दिल्ली से लखनऊ जाना चाहें तो 1 घंटे में जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं। इसके साथ साथ इससे सामाजिक संगठनों में विशेषीकृत का दृष्टिकोण आ गया है, जटिल दृष्टिकोण आ गया है, द्वितीयक और औपचारिकताएँ आ गई हैं। इन सबको जन्म दिया है उच्च कोटि के आविष्कारों ने। ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज के फलस्वरूप यंत्र प्रौद्योगिकी के आगमन के साधन इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इन्हें वर्तमान में क्रांति का नाम दिया जा सकता है, अर्थात संचार क्रांति, ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति, यानी अनेक क्षेत्रों में क्रांति दिखाई पड़ती है। प्रौद्योगिकी ने समाज को हमारे पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा, जिसके प्रति हम अनुकूलित होना पड़ता है, बदलती है। ये परिवर्तन प्राय भौतिक पर्यावरण में आता है, तथा हम इन परिवर्तनों के साथ जो अनुकूलन करते हैं उससे प्रथाओं एवं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा आगमन साहब कहते हैं। यानी जो प्रौद्योगिकी है, हमारे पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा हमको अनुकूलित होना पड़ता है, मतलब हम उसके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूलित होते हैं। जैसे कि कहा जाए शुरुआत में रेलगाड़ी आई तो पहले सब लोग को डर सा लगता था। इसी तरह से लखनऊ में पहले जब
मेट्रो चली तो शुरू शुरू में सबको परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं। इन शुरुआत में एक तरह से विरोध भी होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अनुकूलित होते हैं और वो हमारे समाज को धीरे धीरे बदल देती है। यंत्रीकरण के विकास के साथ हमारी सोच, मनोवृत्तियाँ, विश्वास, रीति रिवाज बदल जाते हैं। औद्योगिकरण के उत्पादन के घरेलू प्रणाली को समाप्त कर दिया है, यानी घरेलू प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो गई। स्त्रियाँ घर से निकलकर कार्यालय तक पहुँच गई हैं, यानी वो कार्यालय में काम करती हैं, कार्यालय में वो डिसीजन लेती हैं। उनकी आय में विभेदीकृत दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जिससे उनको एक तरह से नया जीवन मिल गया है। कृषि प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन से ग्राम समुदाय को प्रभावित किया है। आज कृषि कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता ना के बराबर पड़ती है। यानी पहले एक ही खेत में बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन आज एक ट्रैक्टर से पूरा खेत 1 घंटे में बड़े से बड़ा खेत भी कंप्लीट हो जाता है, जबकि उसमें कई कई दिन लग जाते थे। आधुनिक संचार साधनों में परिवर्तन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो आधुनिक संचार साधन है उनका एक तरह से सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। संचार की सुविधाओं की वजह से वर्तमान समय में कोरोना काल में भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे वर्तमान में कही जाती है सामाजिक दूरी, बल्कि सामाजिक दूरी ना होके उसको फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी की बात करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो संचार के साधन है, चाहे वो मोबाइल की बात करें, चाहे वो इंटरनेट टॉक की बात करें, इंटरनेट के थ्रू टॉक की बात करें, गूगल मीट के जरिए बात करें, जूम मीटिंग के जरिए बात करें, या किसी और तरीके से बात करें, तो उससे ऑनलाइन मीटिंग के जरिए एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर ये संचार के साधन कोरोना काल में नहीं होते तो वास्तव में आदमी वास्तव में जेल के समान घरों में रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेडियो, दूरभाष एवं तार के आविष्कार, बिना तार के संचार के व्यापार, मनोरंजन और जनमत को बढ़ाया है। मतलब एक तरह से इन संचार के साधनों ने हमारे लिए व्यापार की क्षेत्र में हमको मदद दी है, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की। आज हम बहुत अच्छे एक तरह से पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ पर पीवीआर है, जिसमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो अब से 50 साल पहले की आवाज़ से काफ़ी चेंज है। जनमत में वृद्धि हुई, यानी अगर हम वोट मांगना चाहते हैं तो हम ईमेल के जरिए हम मांग सकते हैं, मोबाइल के जरिए मांग सकते हैं, हम टीवी के जरिए मांग सकते हैं, रेडियो के जरिए मांग सकते हैं। अर्थात संचार के साधनों से जनमत प्राप्त करने में भी मदद मिली है। संगठन के नए ढंगों के विकास को आगे बढ़ाया, जिससे संगठन के नए ढंग आगे बढ़े हैं। आज हम देखते हैं 2G से 3G हो गया, 3G से 4G हो गया, 4G से 5G हो गया, यानी हम 5G तक पहुंच गए हैं। यानी हम लोगों से संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी है उससे हमारे लिए बहुत कम समय में ही एक दूसरे के साथ संपर्क करना संभव हो गया है। इससे दूरियां नज़दीकियों में बदली हैं। अब किसी से संपर्क करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं, बहुत आसान कार्य है। यातायात के साधनों में परिवर्तन से हमारे सामाजिक संबंधों में एक तरह से निकटता आई है, प्रभावित किया है। अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकते हैं। यातायात के साधन इस बात पर निर्भर हैं कि आज हम कितनी सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपने लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। वाष्पयान, रेलवे मोटर गाड़ियाँ, मेट्रो, स्वचालित वाहन, वायुयान ने एक रूपता का मार्ग प्रशस्त किया है। हम एरोप्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। प्रौद्योगिकी ने मूल्यों एवं आदर्शों को भी प्रभावित किया है, यानी जहाँ हम इतनी बातें करते हैं, साथ में उसने हमारे मूल्यों को प्रभावित किया, हमारे आदर्शों को प्रभावित किया है। वह साथ में उसने व्यक्तिवाद को भी बढ़ाया है। व्यक्तिवाद की तरफ हम जाने लगे हैं। नौकरशाही व सत्ता की संख्या में वृद्धि हुई, यानी हम नौकरशाही की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं। कोई भी सामाजिक घटना कभी भी केवल एक कारक की उत्पत्ति नहीं होती, दूसरे तीसरे स्तर के अप्रत्यक्ष प्रभाव के उपरांत भी आविष्कारों के अप्रत्यक्ष प्रभाव भी एक तरह से हमारे जीवन पर पड़ते हैं। यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। हम ये कह नहीं सकते कि एक कारक से हमारा समाज परिवर्तित होता है, दूसरे तीसरे कारक भी हो सकते हैं। तो
हम देखते हैं ये दूसरे कारक का प्रभाव भी एक तरह से कहीं पर नगण्य रहता है, कहीं पर प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन, विद्युत, रेल, दूरभाष, मोबाइल, रेडियो, चलचित्र, उत्पादन आदि ने नगरों को जन्म दिया। मतलब ये बातें आती हैं जब यातायात के साधनों की बात करते हैं, नए-नए आविष्कारों की बात करते हैं, विद्युत रेल की बात करते हैं, दूरभाष, इन्होंने एक तरह से नगरों को जन्म दिया। ऐसा नहीं कि इनका आविष्कार हुआ था नगरों के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होने से नगरों का जन्म हुआ। क्योंकि रेल आविष्कार, टेलीफोन का उद्देश्य ये नहीं था कि नगरों का विकास इससे करना है, लेकिन इनके प्रयोगों के इकट्ठा होने से जिस स्थान पर ये सुविधाएं ज़्यादा हुई, वहीं पर नगरों का विकास हुआ। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव की, तो पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है प्रौद्योगिकी ने। जैसे हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल गया। नए नए आविष्कारों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। वहाँ पर संयुक्त परिवार के रूप में रहना संभव नहीं हुआ। ऐसे में संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल गया। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने स्त्रियों की स्थिति में बदलाव किया है। स्त्रियों को मुक्ति प्राप्त हुई है। साथ में जो मैरिज थी वो लव मैरिज में चेंज हुई है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है कि संतति नियंत्रित हुई है। यानी प्रौद्योगिकी ने जो जन्म दर है उसमें कमी करने का भी एक भूमिका अदा की है। इसके साथ साथ अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें पूंजीवाद को जन्म दिया। नए नए आविष्कारों से, नई नई टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति की बात 1750 से 1850 के बीच जो हुई थी, उसने औद्योगिकरण को बढ़ाया, जिसके कारण पूंजीवाद को जन्म मिला है। इसके साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि जीवन स्तर में वृद्धि हुई। पहले का जीवन स्तर एक सरल तरीके का था, अब जीवन स्तर हाई क्वालिटी में तब्दील हो गया है। श्रम विभाजन का दृष्टिकोण, क्योंकि छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी पहले, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। बड़ी फैक्ट्री में एक तरह से विशेषीकरण को महत्व मिला है, अर्थात विशेषीकरण का रूप भी देखने में आया है। जीवन के हर स्तर पर विशेषीकरण का रूप सामने आया है। श्रम विभाजन का दृष्टिकोण दिखाई दिया है। काम, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सबके काम निश्चित थे, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। एक तरह का नहीं बल्कि अनेक तरह के काम एक फैक्ट्री में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथ में श्रमिक संघों का जन्म भी हुआ है, जिससे अनेक तरह के आंदोलन, श्रमिक आंदोलन की शुरुआत भी हो गई है। साथ में ये भी है कि नए नए आविष्कार होने से, मशीनों के आविष्कार होने से, नई नई टेक्नोलॉजी के आने से शुरुआत के समय में ये दिखाई दिया कि कहीं कहीं पर मंदी आ गई है, कहीं कहीं पर एक तरह से बेकारी आ गई, कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी मशीनों के लगने से दुर्घटनाएँ होती हैं, जिससे कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इसके साथ ही हम सामाजिक जीवन को अगर देखते हैं तो सामुदायिक जीवन में कमी आई है। टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने सामाजिक जीवन में कमी लाने में भूमिका अदा की है। अब लोग अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते, अपने समाज के लोगों से बात नहीं करते, बल्कि एक तरह से फेसबुक पे बात करते हैं। तो एक तरह से समाज प्रभावित हुआ, सामुदायिक जीवन में कमी आई है। व्यक्तिवादिता की भावना में वृद्धि हुई है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। मनोरंजन का व्यापारीकरण हो गया है, क्योंकि चौपाल नहीं लगती, लोग इकट्ठा होकर नहीं बैठते, बल्कि पीवीआर में जाते हैं, वहाँ पैसे दे के जाते हैं, मॉल में जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं। यानी मनोरंजन के क्षेत्र में व्यापार शुरू हो गया है। गंदी बस्तियाँ, लेकिन साथ में गंदी बस्तियाँ भी डेवलप हो गई। बड़ी बड़ी शहरों में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो उनके साथ ही साथ वहाँ पास में स्लम एरिया भी डेवलप हो गए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जाति व्यवस्था लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रही है, बल्कि वर्ग व्यवस्था के रूप में डेवलप हो रही है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। सामाजिक मूल्य जो पहले हुआ करते थे वो आज नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ राज्य पर प्रभाव का दृष्टिकोण, प्रजातंत्र का जो रूप था वो सामान्य सा रूप हो गया। जबकि जनता के लिए जनता का शासन की बात करते थे, आज जनता के लिए जनता का शासन तो दिखाई पड़ता, लेकिन उस रूप में जो वोट बैंक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वोट प्राप्त कर सकता है, वो सत्ता में बना रहता है। तो प्रजातंत्र का जो रूप है वो रूप एक समान रूप से हो गया है। साथ में बहुत सारे कार्य परिवार के राज्य ने ले लिए, जैसे समाज कल्याण का जो कंसेप्ट है वो हम राज्य का कंसेप्ट हो गया है। साथ ही दबाव समूह का जन्म हो गया है, क्योंकि संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन
जातिवाद एवं निबंध जो एम एस श्रीनिवास की जो किताबें हैं, इनका अवलोकन करने से ये पता चलता है कि एक जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो साथ में पोस्ट का एक तरह से डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई 1853 के आसपास। तो उससे क्या हुआ कि लोग एक पोस्ट कार्ड से अपने गांव भेजते थे और गांव से कुछ लोग, एक नेताजी पोस्ट कार्ड भेजते थे और गांव के से लोग इकट्ठे होकर एक रैली में भाग लेने के लिए आ जाते थे। अब फ़ोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोग एक दूसरे को, अपने जाति के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को, अपने संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और जब किसी के ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो एक तरह का प्रेशर ग्रुप के रूप में आ जाते हैं। दबाव समूह का प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्थानीय कार्य केंद्र के पास धीरे धीरे होते गए हैं, चूँकि कंट्रोल करना आसान हो गया संचार के साधनों के कारण। विश्व राज पर आज हम एक राष्ट्रवाद की बात न करके विश्व राज की बात करते हैं, विश्व समुदाय की बात करते हैं। पहले गांव की बात थी, फिर नगर की बात हुई, फिर जिले की बात हुई, फिर प्रदेश की बात हुई, फिर देश की बात हुई, सारे देश को एक होने की बात करती, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना यानी पूरा विश्व एकजुट होकर रहे। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध की बातें तो की जाती हैं लेकिन तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब विश्व एक राज्य के रूप में बातें की जाने लगी हैं। इसके साथ साथ धार्मिक जीवन पर प्रभाव देखते हैं। रूढ़िवादिता का अंत हो गया। आज हम लोग को रूढ़िवादिता जो का दृष्टिकोण था वो लगभग समाप्त हो गया है। इसके साथ साथ अंधविश्वास का भी अंत हो गया है। विभिन्न धर्मों के लोग आपस में दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है कि जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं, प्रौद्योगिकी आविष्कारों का विरोध भी होता है। जिस समय नई नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, उस नई टेक्नोलॉजी का विरोध होता है। जिस समय भारत में कंप्यूटर आया तो तमाम विरोध हो गया, आंदोलन चलने लगे, बहिष्कार होने लगा। लोगों का कहना था कि इससे आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन आज कंप्यूटर है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और सब लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं। एक तरह से शुरुआत में टेक्नोलॉजी का विरोध होता है, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी होने लगती है। जैसे शुरुआत में लोगों को काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी उन श्रमिकों को भी समाहित करने लगती है। शुरुआत में तो एक तरह से बेरोजगारी आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को भी समाहित कर लेती है। इसके साथ साथ रेल यातायात, शुरू में इन रेल यातायात का विरोध हुआ, मेट्रो का विरोध हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि सारे ये जो लोकल पैसेंजर हैं, इनको जो ले जाने वाले टैक्सी टेम्पो हैं, ये सब बेकार हो जाएंगे। मेट्रोज के विरोध में शुरू हुआ, लेकिन बाद में चलकर ये सब चीज़ें समाहित हो गई। इसके साथ साथ सामाजिक, जहाँ इतने आविष्कार होते हैं वहाँ सामाजिक आविष्कार भी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आज हम देख सकते हैं कि नारी मतदान को बढ़ावा मिला है, बाल न्यायालय की शुरुआत हो गई, बहिष्कार करना आसान हो गया है। असहयोग आंदोलन, जैसे कि बहिष्कार की जो दृष्टिकोण था कि अगर कोई बात अपना विरोध करना चाहता है और उनकी बातें न्यूज़पेपर में भी नहीं छपती, तो आजकल यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम अपनी बात को सामने के वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब हमारे नए नए आविष्कार हुए हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हुए हैं। असहयोग आंदोलन ये भी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से दिखाई पड़ता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो दृष्टिकोण है, ये भी नया सामाजिक आविष्कार भी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से दिखाई देता है। इसके साथ साथ रोटरी क्लब का जो दृष्टिकोण है, ये भी वर्तमान में दिखाई देता है। अनेक शोध संस्थानों की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी क्योंकि संपर्क करना पूरे संसार के देशों से आसान हो गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके पश्चात 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी, तो ये भी इसी क्रम में है। सामाजिक आविष्कारों से हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और सामाजिक आविष्कारों की शुरू में विरोध होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम कह सकते हैं नारी मतदान की जो शुरुआत हुई थी उसका शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सब लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी कारक एक महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक परिवर्तन के लिए। वर्तमान में हम प्रौद्योगिकी कारक को एक महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं। भविष्य में
प्रौद्योगिक कारण के कारण ही अनेक तरह के चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि आदमी का दिमाग धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं शुरुआत में पहिए का आविष्कार हुआ, फिर सिंपल सी गाड़ी बनी, फिर और अच्छी गाड़ी बनी, फिर एसी कार बनी, मर्सिडीज़ बनी, आज उससे भी एडवांस्ड कार दिखाई पड़ती है। शुरू में सिंपल सा रेल का इंजन बना, सिंपल से डिब्बे बने, आज हमारे पास एसी कोचेज़ हैं, आज हमारे पास तेज़ चलने वाली गाड़ियां हैं जिनकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की दिखाई पड़ती है। इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो आविष्कार होते हैं उससे समाज आविष्कार होते हैं, और उन सामाजिक आविष्कारों का प्रभाव समाज पर पड़ता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आज